अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे या ना रहे, तहरीक इंसाफ आखिर चाहती क्या है? MQM के तमाम धड़े इकट्ठे हो रहे हैं, इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर दिया जा रहा है। बाप पार्टी के अरकान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर दिया जा रहा है। जहांगीर तरीन चौधरी सरवर और अलीम खान के पार्टी बनाने की जो खबरें चल रही हैं, यहाँ पर भी इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट को दिया जा रहा है। यही नहीं, पंजाब असम्बली को टूटने से रोकने में भी इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर ही लगाया जा रहा है। गो के मुल्की सियासत में पत्ता भी हिलता है तो इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट के सर ही थोपा जाता है। क्या मुल्की सियासत इतनी हल्की पड़ गई है कि इल्ज़ाम देने वालों को अपने सियासी मुखालिफिन में बिल्कुल जान नज़र नहीं आती और ये बयानिया बना दिया गया है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो भी कर रहा है, ये इस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है। इमरान खान का ये आज का इल्ज़ाम है कि मुल्क में नई सियासी धड़े बंदियों के पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। बदकिस्मती से एस्टेब्लिशमेंट ने माजी से सबक नहीं सीखे। आज हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देख रहे होते हुए MQM को इकट्ठा करना, बैप को पीपल्स पार्टी में धकेलना बलूचिस्तान में, साउथ पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को वो कॉल कर करके इनके आदमी कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को मजबूत करें। वो जो नून लीग ने मुल्क का बेड़ागर्क कर दिया, वो अब उसको पंजाब में लाना चाहते हैं। KP के अंदर और गेम चल रही है। अगर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके कमजोर सा सेटअप लेके आना है, वो तो वैसे ही मुल्क को संभाल नहीं सकता। नाज़रीन, अगर इमरान खान की ये बात मान ली जाए तो इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट तो उनकी मुबैना मुखालिफत कर रही है। दूसरी तरफ ये लगता है कि PTI टीम के अहम खिलाड़ी फवाद चौधरी अपने कप्तान की स्ट्रैटेजी से बिल्कुल लाइल्म है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब तो ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते बहाल होने चाहिए। वो कहते हैं कि हमारा तो किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, हम तो इदारों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। अब लगता ये है कि तहरीक इंसाफ में इस्टेब्लिशमेंट को लेकर कोई कन्फ्यूजन पाई जाती है या इल्ज़ामात से इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालकर मदद मांगी जा रही है, जैसे कि PDM के लीडर्स कहते हैं। नाज़रीन, पंजाब के सियासी महाज की हम बात करें तो लगता है कि परवेज़ इलाही ने इमरान खान को कायल कर लिया है। अब कप्तान भी पंजाब असम्बली से एतमाद के वोट को लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पर डाल रहे हैं और इसके बाद फौरी पंजाब असम्बली तहलील करके हुकूमत पर अर्ली इलेक्शंस के लिए दबाव बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन PDM इत्तेहाद ने कप्तान की हिकमत अमली को नाकाम बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान की एक कमेटी बना दी और साथ साथ जो नाराज़ उनके लोग हैं उनको भी मनाना शुरू कर दिया है और उनकी कोशिश है कि चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट हासिल ही ना करने दिया जाए और हम अपना वज़ीर आला ले आएँ। नाज़रीन, इमरान खान की मज़ाहमत की सियासत यकीनी तौर पर मकबूलियत समेटती जा रही है, लेकिन उनकी जो जारहाना सियासत है इससे ना सियासतदान बच पा रहे हैं और ना ही इस्टेब्लिशमेंट। जब सारे का सारा निज़ाम ही उनके इल्ज़ामात की जद में होगा तो वो फिर किस नए निज़ाम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कैसा निज़ाम लाना चाहते हैं? और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब मुल्क की मैशियत ख़तरनाक मोड़ पर है। मैं बात करूंगी, मुझे ज़रताज गुल साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़रताज साहिबा आपका। ज़रताज साहिबा, लगता है कि आप लोगों की पार्टी में इस्टेब्लिशमेंट के रोल को लेकर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। आज भी इमरान खान ने अब तक के जो हालात हैं, जो सियासी जमातों के साथ हो रहा है, जो जोड़ तोड़ हो रहा है या जो भी आज के हालात की जिम्मेदारी है, वो जनरल बाजवा पर डाली है, इस्टेब्लिशमेंट पर डाली है। लेकिन फवाद चौधरी के जब हम बयान देखते हैं, वो भी एक सीनियर लीडर है तहरीक इंसाफ के, जो कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारे राब्ते बहाल हों, हम वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। अब समझ में नहीं आ रही है किस किस्म के वर्किंग रिलेशनशिप की बात करते हैं। एक तरफ चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल इस सारे सिस्टम से आउट रहे, अपना काम करे, अपनी लिमिट्स में रह के काम करे, दूसरी तरफ आप लोग चाहते हैं कि उनसे राब्ते भी बहाल हों। थैंक यू शाज़ी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं समझती हूँ कि जो आपने इंट्रो में बातें की ना, बड़ी उसकी सॉलिड आपने 2-3 पॉइंट्स बोले। मैं ज़रा उसी के ऊपर आगे ही जाना चाहती हूँ, आपके सवाल के ऊपर बेस करके। सबसे पहला पॉइंट आपका ये था कि खान साहब ने ये कहा है कि कराची के अंदर जो है वो MQM को इकट्ठा किया जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठा कर रही है। मेरा सवाल ये है कि अगर फ़र्ज़ करें ये आपके सामने जो हालात हैं कि इस वक्त एक गवर्नर को जो एक तोहफे में इनको दिया गया था और वो सबको सियासी कंधा दे के जोड़ भी रहे हैं, तो मेरा पहला सवाल ये है कि दोबारा खाना पूरी करने से क्या बोरी बंद लाशें बंद हो जाएंगी? क्या कराची के अंदर भत्ताखोरी बंद हो जाएगी? क्या कराची कचरा कुंडी से जो है वो बाकी रोशनियों का शहर बन जाएगा? क्या सिंध के अंदर जो है ये गंद इकट्ठा कर लेने से, इकट्ठी इन पार्टियों को से, क्या कराची जो रेवेन्यू का एक शहर जो कलेक्ट करता है, क्या उसकी चाइना कटिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी? मेरा दूसरा सवाल ये है
कि जो बाप पार्टी के बारे में खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त रिजर्वेशन कही है कि उसको पीपल्स पार्टी में शामिल किया जा रहा है। मैं शाजिया बिल्कुल बॉर्डर पे बलोचिस्तान और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर मेरा हल्का है। रकनी बवाटा जो डिस्टिंग्विश करता है बलोचिस्तान और उसको डीजी खान को, मेरा जितना भी टीचिंग हॉस्पिटल है, जितना मेरा फोर्ट मनरो का हॉस्पिटल है, जितने भी मेरे कॉलेजेस हैं, जितने भी मेरी दवाइयाँ हैं, सारे के सारे बलूचिस्तान के जितने मरीज आते हैं वो मेरे शहर के अंदर, मेरे हल्के में मेरे लोग, उसकी डॉक्टर्स जो हैं वो उनकी ऑपरेशन भी करते हैं। उनका सारा बोझ बलूचिस्तान का हमने उठाया हुआ है। तो मेरा सवाल है कि बाप पार्टी को जबरदस्ती पीपल्स पार्टी के अंदर भेज देने से, जबकि मौजूदा उनकी वो इत्तेहादी पार्टी भी है जो हमें छोड़ के कोई मेरा ख्याल में 6% महंगाई के ऊपर हमें छोड़ के गए थे, इस वक्त 39% महंगाई के ऊपर, तो मेरा ख्याल में कि उनको कोई तमीज़ नहीं जाग रही। तो मेरा सवाल ये है कि क्या बलूचिस्तान के आज की नई एस्टेब्लिशमेंट जो बिल्कुल मैं नई क़यादत आई है, ये सब कुछ वो करवा रही है। नहीं शाजिया, मैं एस्टैब्लिश पॉइंट क्या करना चाहती हूँ, मैं पॉइंट एस्टैब्लिश ये करना चाहती हूँ कि जिनकी आपस में नीम बनती, जिन्होंने दूसरे को सड़कों पे घसीटना था, जिन्होंने एक दूसरे के पेट फाड़ने थे, जो आपस में इनका एक नेचुरली इत्तेहाद हो नहीं सकता, और अभी 6 महीने के बाद 3 महीने के बाद जब इलेक्शन होगा एक दूसरे के खिलाफ बंदे खड़े करेंगे, और अगर नहीं तो अगर खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते तो ज्यादातर लोटे के निशान पे सारे इकट्ठे खड़े हो जाएंगे। मेरा सवाल ये कि जो खान साहब ने रिजर्वेशन शो की है वो तो बिल्कुल ठीक ही है। मेरा सिर्फ आगे फर्दर सवाल ये है कि जो लोग इनको जोड़ रहे हैं और जो लोग समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तान में मजीद कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करेंगे, क्या बलूचिस्तान में सैलाब के लोगों को जिस वक्त इतनी तबाही हुई, क्या कोई रिलीफ मिल जाएगा? उनके लोगों का बोझ, मरीजों का बोझ जो हम उठा रहे हैं, हमारे भाई हैं, हम भी एमएनएज हैं, हम भी एमपीएज हैं, यहाँ पे हमें फंड मिलते हैं, जितने हमने काम किया, जितनी आपकी रिजर्वेशन हो जाएंगे, ये सिर्फ खदशात हैं, शकूक व शुबात हैं, या आप लोगों की खबर है, इंफॉर्मेशन है कि ये जितनों को, जितने नए इत्तेहाद बन रहे हैं, चाहे वो कराची में एमक्यूएम को जोड़ा जा रहा हो, बाप को के लोगों को पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया जा रहा हो, ये सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है, नई फौजी क़यादत करवा रही है, ये आप लोगों के खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात हैं या इंफॉर्मेशन है आप लोगों की? देखिए, मैं आपने 2 दफा नई फौजी क़यादत का लफ्ज इस्तेमाल किया। खान साहब वो लीडर हैं कि जिनको गोलियां लगने के बाद भी, जिनकी अपनी FIR दर्ज नहीं होती, और अभी जो पिछले दिनों पूरी जो GIT की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर तमाम सच साबित हो गए हैं कि जो वकील था, जो कातिल और शूटर का जो तर्जमान था, जो वकील था और जो हुकूमती वज़रा थे, वो एक स्क्रिप्ट था और उसको तमाम लोग बयान कर रहे थे, वो मौरे के तौर पर सरकारी टीवी के ऊपर चलाया जा रहा था। वो खान साहब पाकिस्तान छोड़ के नहीं गए, पाकिस्तान में रह के हालात का मुकाबला कर रहे हैं, जो वो खदशात शो करते हैं। अब हमारे खान साहब से तो आपकी चले दुश्मनी होगी ना इन लोगों की कि ये खान साहब को मैदान में नहीं हरा सके तो गोली मार दी उन्होंने। क्या अगर ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है तो हमारा सिर्फ सवाल ये है कि अब खान साहब का मुकाबला करने के लिए आपको मजीद तजर्बे की जरूरत है, मजीद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जरूरत है। क्या अगर वीगो डाले की अमान पाऊं शाजिया, तो मैं अर्ज करूं कि मुनीस इलाही ने वीडियो शो किया और वो बता रहा है कि हमारे लोगों को हरासा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप खान साहब का साथ छोड़ दे। क्या ऐवान इकबाल में एक और मुर्गी चोर को सीएम बना लेने से को ये बताना चाहिए ना कि कौन प्रेशराइज कर रहा है, कौन कॉल्स कर रहा है? देखिए शाहजिया, हम बार बार एक ही बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब जो हैं, हम एक मजबूत इदारों के ऊपर यकीन करने वाले लोग हैं। ट्रस्ट डेफिसिट बड़ा है अवाम का, और कुछ ओहदेदारों के हरकत सकनात की वजह से लोगों को कॉल गई हैं। जो ज़मीर फरोशी, जो महिला मवेशियां, जो जानवरों की जैसे कीमत लगती है, जिस तरह भेड़ बकरियों की कीमत लगती है, जिस तरह सिंध हाउस में सिंध के लोगों के डेवलपमेंट के आंसू बेच के यहाँ पे जो लोगों को ज़मीर फरोशी की गई है, जारी बातें वहां से इशारे मिलते हैं। लोग खुद कहते हैं कि हमें कॉल की गई है, टेप्स पकड़ी गई हैं, ऑडियोज में आपके अंदर सवाल है, आपके सामने है कि इस वक्त इनको फिक्र ही नहीं है कि मुल्क के अंदर इस वक्त इकोनॉमिक कोलैप्स कर गए। इस वक्त पूरा जो हमारा KPK का बेल्ट है, साउथ KPK बनो से लेकर वजीरिस्तान तक, वो टेररिज्म की लपेट में आ चुका है और डॉलर्स मांगे जा रहे हैं एक सुपर पावर से। तो हमारा सवाल ये कि जो इशारे करना, मेरा सवाल ये है इंजीनियरिंग मेरा किसी तरीके से खान साहब का मुकाबला मेरा सवाल से ये है, मेरा सवाल ये है कि आप लोग ये कहते हैं ना, खान साहब ये कहते हैं कि आज के हालात का जो जिम्मेदार है वो जनरल बाजवा तो जा चुके हैं। तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो फिर सारी जनरल बाजवा की पॉलिसीज नई फौजी क़यादत पे वही आगे लेके चल रही है।
अगर जो हालात आपके सामने हैं कि शाजिया लोगों को बरहना करके वीडियो बनाई जा रही है, चादर और चार दीवारें को पामाल किया जा रहा है, सियासी लीडरान को गोली मारी जा रही है, एंकर्स को शहीद किया जा रहा है, पॉलिटिकल असैसिनेशन हो रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, मवराए अदालत यहाँ पे फैसले हो रहे हैं। 9 महीने से पाकिस्तान को जो है एक बदमाशी का अड्डा बनाया हुआ है कि कानून से ये लोग बालातर है। हर चोर बदमाश को बुला के वजीर बनाया जा रहा है। 84 से ज्यादा इनके वजीर हो गए। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि इनकी क्या अपनी स्पाइन है? कातिल के और मकतूल के जो हम सवाल करना चाहते हैं कि अगर एक डीपीओ कहता है कि मैंने वीडियो नहीं बनाई और मैं आपको इन्वेस्टिगेट करके बताऊंगा, और अब जो बताया जा रहा है कि उसकी अपनी वो ऑडियो आपने देखी हुई है, सॉरी वो वीडियो आपने देखी हुई है कि उसकी वीडियो के अंदर जाहिर है कि वो खुद कहीं से हिदायत ले रहा है। तो हमारा सवाल ये कि हिदायत कौन दे रहा है? तो वो जो एक अब डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, जो इस वक्त डॉक्ट्रीन आई हुई है या जो नई इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट आई हुई है, इनको अवाम को अब इनको वो जो ट्रस्ट डेफिसिट इनके कुछ लोगों की हरकतों की वजह से आ रहता है। और ये जो लेकिन आप लोग किस किस्म के राब्ते रखना चाहते हैं हमारे सर के ऊपर मुसल्लत किया गया है? जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है, जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते बहाल करना चाहते हैं, क्यों और किस किस्म के राब्ते आप लोग बहाल करना चाहते हैं? क्यों आप लोग चाहते हैं कि आपके जो सियासी मसाइल हैं या सियासी मामलात में एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर करे और फिर बाद में आप लोगों के फायदे की बातें हो, आप लोग कहें ठीक है, और आप लोगों के फायदे की बातें ना हो तो आप लोग कहें कि एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर करती है? अच्छा शाजिया, पहले तो एस्टैब्लिश कर लेते ना कि पॉइंट के खान साहब ने जब एस्टैब्लिशमेंट से कहा, जब शौकत तरीन को भेजा गया, जब उनको बताया गया कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो 4.5% के ऊपर चली गई है, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो 6.5% के ऊपर चली गई है, जो सर्विसेज ग्रोथ है वो पाकिस्तान की 9% के ऊपर चली गई है, जो पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन ग्रोथ है वो 12% के ऊपर चली गई है, और जो एहसास प्रोग्राम है वो चल रहा है, वो जो 10 बिलियन ट्री सुनामी चल रहा है, 10 बड़े डैम पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को सेहत इंसाफ का 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है। वहां पे अगर आप रिजीम चेंज वालों को साथ देंगे, अगर आपके नीचे लोग कॉल करेंगे, लोगों को परसुएट करेंगे, लोगों को कहा जाएगा कि आप जाएं किसी को ज्वाइन करें, और खान साहब की हुकूमत जो है वो एक सुपर पावर के कहने के ऊपर गिराएं, तो हमारा फिर उस वक्त ये सवाल ये है, उसमें ये सवाल पैदा होता है कि क्या खान साहब ने अपनी जात के लिए कोई फैक्ट्री मांगी? क्या खान साहब ने अपनी कोई जायदाद मांगी? पूरे 9 ने परवेज इलाही ने जनरल बाजवा के कहने पे, वो आप लोगों को बुरा क्यों नहीं लगा? जनरल बाजवा के कहने पे उन्होंने आप लोगों को ज्वाइन किया था। वो तो पीडीएम ज्वाइन करने जा रहे थे, वो तो उनके कैंडिडेट बनने जा रहे थे वजीर आला पंजाब के, उन्होंने भी तो जनरल बाजवा के कहने पे आप लोगों को ज्वाइन किया। वो आप लोगों को बुरा क्यों नहीं लगा कि क्यों जनरल बाजवा ने जो है ना ये हिदायत दी? उस पर आप लोगों ने उंगली नहीं उठाई। हमने तो एक ही बात एस्टैब्लिश जो मेरे सामने मुन्ने सलाही और चौधरी परवेज इलाही साहब के बयानात से जो मेरे सामने बात एस्टैब्लिश होती है वो यही एस्टैब्लिश होती है कि जो एक्स जनरल थे वो कहते थे कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, मैं ए पॉलिटिकल हूं। उनके बयानात से तो लगता है कि वो पॉलिटिकल थे, और मेरा पॉइंट वही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कौन सा फायदा किया है एस्टैब्लिशमेंट को ये कह के पाकिस्तान का ही फायदा किया है? चाहे कारके का था, चाहे रेकोडेक का केस था, चाहे IMF की शराइ थी, चाहे हम लोगों ने नैब के कवानीन थे। अब हम सिर्फ ये सवाल करना चाहते हैं कि जो मौजूदा क़यादत है ये कौन से पाकिस्तान के कानून के अंदर है कि एब्सकॉन्डर और क्रिमिनल खुद फैसला करे कि कौन से इसको ECL में से निकालना है। नैब ज़दा लोग खुद नैब के कवानीन को बदल ले कि जी अब हम नैब को जो है वो जवाब दे ही नहीं है। कौन से कानून के तहत इनको ये छतरी दी जा रही है कि सारे इनके जो है वो पिछले गुनाह माफ कर दिए जाए और उनको वजीर मुशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज बना दिया जाए? पाकिस्तान को इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमी वो कोलैप्स कर रही है, और ये हम नहीं कर रहे, ये खुद इनके अपने मिनिस्टर आके कह रहे, किसी को मशवरा दे रहे हैं कि आप अगर बिजली जो है वो बड़े तो वो तो तजर्बाकार थे, हम तो निकम्मे थे। वो तो लोगों को आके टीवी पे कह रहे हैं कि आप ख्वाजा आसिफ के अगर आप बिजली बंद करेंगे, अगर आप बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बच्चे कम पैदा होंगे। ये कह रहा है कि इस्लाम जो सिलाब है वो आसमान से उतर रहा हुआ था, मस्खरे हमारे सर के ऊपर मुसलत कर दिए गए। तो मैं सिर्फ आखिरी पॉइंट ये कहना चाहती हूँ शाजिया कि खान साहब ने सिर्फ ये कहा कि आपके नीचे लोग जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अचानक से बाप पार्टी को क्या हो गया, MKM पार्टी को क्या हो गया? जितने वजारतें हमारे पास थी वो तो उन्होंने हमसे ले ली थी। वो किसके इशारे पे वाह कहने गया? और ये मैंने किया, आप मकसद साहब का इंटरव्यू देखें, जिस तरह 2018 में आप के चैनल सबने आप लोगों का साथ दिया,
अच्छा, जब पीटीआई के सब लोग इत्तेहादी बने, पीटीआई का सबने साथ दिया, तब पीटीआई को बुरा नहीं लगा। आज ये लोग दूसरे लोगों के साथ जाकर मिल रहे हैं। अगर बाप पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करिए तो ये आज जुर्म हो गया। अगर आज एमक्यूएम ने आप लोगों को छोड़ दिया, ये एमक्यूएम अपने दूसरे लोगों के साथ मिल रही है, आज ये जुर्म हो गया है। ये लोग अगर पीटीआई के साथ रहें, पीटीआई को ज्वाइन करें, सब ठीक है, सब हलाल है, दूसरी तरफ जाएं तो हराम है। अच्छा शाजिया, मैं तो समझती हूँ कि ये सबसे वैलिड पॉइंट है जिसके ऊपर मुझे आंसर करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं तो प्रैक्टिकल सियासत करती हूँ। मैं तो खुद 80,000 वोट लेकर आई हूँ। मेरे इर्द गिर्द ऐसे पीटीआई के लोग हारे हैं जो कोई 33 वोट से, कोई 3300 वोट से हारा है। अगर उस वक्त कोई सिस्टम बिठाया गया जिसमें आजम सवाती गए थे कि ये हमें बताया जाए कि ये क्यों सिस्टम को बिठाया गया और रिजल्ट्स क्यों डिले हो गए, उसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किया गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लूली लंगड़ी हुकूमत देनी थी। उसका नुकसान हमें दिया गया, क्योंकि मुझे किसी भी 2018 की पॉलिटिकल पार्टी का मुझे कोई आप बता दे कि वो किसी इलेक्शन ट्राइब्यूनल में गए हो, रिकाउंटिंग में गए और उन्होंने कोई वाकई इतराज किया। जबानी कलामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तो कुछ नहीं होता ना। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में तो पीटीआई गई, क्योंकि हमारे लोग 3300 और 300 वोटों से, 4000 वोटों से, 3000 वोटों से जबरदस्ती जो है वो हराए गए। तो पहला नुकसान तो उसका हमें ये हुआ। दूसरी बात, हमारे एलाइस तो पहले दिन से 2018 में जिसकी ज्यादा हुकूमत, जिसके पास ज्यादा सीटें आती है, तो छोटी पार्टियां जिनकी हुकूमत होती है वो चाहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा बने। ये कौन सा होता है कि आपकी 38 महीने की हुकूमत हो और अचानक से जमीर जाग जाए आपका 12% महंगाई के ऊपर और 39% महंगाई के ऊपर आपको शर्म हया ना आती और आप हमें छोड़ के चले जाएं 38 महीने की हुकूमत के बाद, और आप कहें कि जो हमारे दौरे हुकूमत में 1200 रुपए का 20 केजी का थैला मिल रहा था वो इस वक्त 3600 रुपए में मिल रहा था, और इस वक्त उनको महंगाई के ऊपर शर्म ना आती हो और पाकिस्तान में लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो। मीरपुर के अंदर एक बच्चों का बाप जो है वो आटे की लाइन में वो फौत हो गया। अभी जिनीवा कॉन्फ्रेंस का आप अंजाम देखिएगा जी, तो अभी जिनीवा कॉन्फ्रेंस का आप अंजाम दे दीजिएगा। आप देख लीजिएगा लंदन प्लान से इन्होंने क्या निकाला। ये जब भी नवाज शरीफ और इसकी फैमिली किसी बाहर मुल्क में जाती है, हमेशा इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके कोई ना कोई फसाद पाकिस्तान के अंदर करती है। अब जिनीवा कॉन्फ्रेंस के दे दीजिएगा। मेरा सवाल है कि अगर ये वाकई सैलाब ज़दगान के लिए पैसे मांगने जा रहे हैं, क्या ये बताएंगे कि सिंध के अंदर सैलाब ज़दगान के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे क्यों किए गए जब वो राशन मांग रहे थे? जब खान साहब सैलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन कर रहे थे तो उसको टीवी के ऊपर क्यों बैन किया गया, अगर इनको इसके सैलाब की फिक्र थी? जो मुकदमा ये लोग जिनीवा उसमें कॉन्फ्रेंस में लड़ने जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, डिजास्टर आया हुआ है, तो उसमें केपीके का और गिलगित बल्तिस्तान का और पंजाब का जिक्र क्यों नहीं है, जबकि डेरा गाजी खान और रुझान सारा डूबा हुआ था, वहां पे सिर्फ सिंध और बलोचिस्तान का जिक्र है। तो मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहती हूं कि जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मौजूदा में कहा कि हमें तो ये वीनस नजर आता है सिंध, तो जिनीवा प्लान का भी आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये किसके साथ मिलकर पाकिस्तान के असास के ऊपर क्या हमला करना चाहते हैं, ये अंजाम आप खुद देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जरताज गुल साहिबा, मेरे साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी क़मर ज़मान कायरा साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, अर्ली इलेक्शंस की आवाज़ जो तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा शोर मचाया हुआ था, उनका मुतालबा भी था, वो आवाज़ भी हमें कम लग रही है। पंजाब में एतमाद का वोट लेने के लिए तहरीक इंसाफ की सोच भी अब परवेज़ इलाही के साथ मिलती जा रही है। मामला 11 जनवरी की हेयरिंग पर डिपेंड करता है। क्या इस सारी सूरत हाल को हम देखकर ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट अब जो आम इंतखाबात हैं, जो आप हमेशा से आप लोग कहते रहे हैं कि आम इंतखाबात वक्त पर ही होंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, तो सूरत हाल आम इंतखाबात की तरफ कब जाएगी? इंतखाबात का इनेकाद बुनियादी तौर पे इलेक्शन की जिम्मेदारी है, और जहाँ तक हमारी अमलदारी का ताल्लुक है, यानी वफाक की हुकूमत का, तो हमारी तरफ से तो किसी जगह पे भी इंतखाबात के इनेकाद में कोई रुकावट नहीं आई। इस्लामाबाद के अंदर रजिस्ट्रेशन के बाद ये तस्वर दिया गया कि यहाँ पे शायद हम नहीं चाह रहे इलेक्शन कराना, क्या होगा 2 महीने के अंदर अंदर या महीने डेढ़ के अंदर अंदर वहाँ पे हल्का बंदियां हो जाएंगी, तो हल्का बंदियों के बाद इंतखाब हो जाएगा, कोई हर्ज नहीं है इसमें। कराची के अंदर या हैदराबाद के अंदर बाकी फेज तो हो गए,
वहां तो पीपल्स पार्टी चाह रही है जिसकी हुकूमत है कि इलेक्शन हो। दीगर जमातों की ख्वाहिश है कि नहीं, हल्का बंदियों के अमल को देखा जाए, उनको कुछ मुतालबात है। तो हमारी तरफ से तो कोई लेतो लाल नहीं है। आप जरा गौर फरमाइए। लेकिन सेंसस का ना होना भी एक बहुत बड़ी रुकावट है ना। सेंसस ही नहीं होंगे तो हल्का बंदियां कैसे होंगी? और सेंसस भी जब हम बात करते हैं माहिरीन से, वो कहते हैं सेंसस भी अगर पिछले साल नवंबर दिसंबर में शुरू होते तो उसमें भी 5-6 महीने लगते, उसके बाद हल्का बंदियां होती तो इंतखाबात जाकर वक्त पर होते। सेंसस ही नहीं हो रहे अभी। देखिए, वो माहिरीन जो हैं वो पता नहीं मरीख या किसी और सियारे की मखलूक है, क्योंकि उनको ये बात कहते हुए ख्याल नहीं आता कि उस वक्त पाकिस्तान का 1/4 हिस्से के करीब पानी में डूबा हुआ था। तो 3-3.25 करोड़ लोग उससे इफेक्टेड थे, लोग बेघर हो चुके थे, रास्ते मसदूद थे। उस वक्त क्या मुमकिन था? उस वक्त तो उनको खाना देना मुमकिन नहीं था, उस वक्त तो उनको इलाज कराना मुमकिन नहीं था, उनको कुछ जगहों पे पहुंचाना मुमकिन नहीं था। क्या सेंसस मुमकिन था? और अब सेंसस हो रहा है, डिजिटल सेंसस है, और इंशाल्लाह हमें तवक्को है कि ये चंद महीनों, यानी बहुत 5-4-6 महीनों में नहीं, 2 या 3 महीनों के अंदर अंदर ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। और सेंसस के बाद हल्का बंदियां भी हो जाएंगी। लोकल बॉडीज का इलेक्शन का तो हल्का बंदियों से, सेंसस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सेंसस होना बहुत जरूरी है, ये बात, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और वो प्रोसेस हो रहा है। ठीक है कारी साहब, हम एक और तब्दीली देख रहे हैं, वो इस लिहाज से कि शायद अब आप लोगों को भी अदराक होना शुरू हो गया है, हुकूमत के लोगों को, पीडीएम को भी, कि हाँ हमारे दौर में भी महंगाई बढ़ रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने 2 दिन पहले ये एतराफ़ किया, आपने भी एतराफ़ किया है। तो इसकी जो आप लोगों के ये पिछले मार्च से लेकर अब तक का जो दौर है 10 महीनों में, ये महंगाई का जिम्मेदार इन 10 महीनों का क्या आप समझते हैं कि पीडीएम है? देखिए, महंगाई हमारे दौर में बढ़ी है, कोई दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल बढ़ी है। कैसे इनकार हो सकता है? बिजली, गैस, तेल, हर चीज के नर्ख बढ़े हैं, खाने पीने के अशिया के नर्ख बढ़े हैं। 2 पहलू हैं जिनको गौर करने की जरूरत है। जिनसे एक पहलू है कि क्या ये सप्लाई साइड की, यानी चीजों की किल्लत है, महंगाई हो गई है, या चीजें वाफर मौजूद हैं, यानी गंदम मुल्क में मौजूद है। आज पाकिस्तान की मार्केटों में अगर आटा महंगा होता जा रहा है तो होल्डर्स ने महंगा किया हुआ है। अब बदकिस्मती ये है कि पंजाब में जो बड़ा सूबा है, जहाँ से ही ट्रेंड चलता है, यहीं से ही रेट चलते हैं। तो पंजाब की हुकूमत, सिंध की हुकूमत भी नहीं कर रही, लेकिन पंजाब की हुकूमत इस मामले को मरकजी हुकूमत पर डालते हुए, यदि महंगाई के जिम्मेदार तो मरकजी हुकूमत है, लोग ये समझ रहे हैं, लिहाजा वो मार्केट मैकेनिज्म के तहत होने वाली महंगाई को, होर्डिंग को, जखीरा अंदोजों के जरिए जो तबाही फैली हुई है उसको रोक नहीं रहे, बल्कि वो इस अमल को और आगे बढ़ा रहे हैं, जो बड़ा अफसोसनाक है। हम ये समझते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन महंगाई क्या हमारे फैसलों की बदौलत हुई है या आलमी हालात? कुछ सख्त फैसलों की बदौलत भी हुई है, कुछ सख्त फैसले। ये जब मिफ्ता इस्माइल साहब भी आए थे, उन्होंने कहा आईएमएफ की शराइत की वजह से ना, ये तो आप लोगों ने कहा था कि हमें ये सख्त फैसले करने पड़ेंगे आईएमएफ की शराइत की वजह से, आईएमएफ की शराइत को मानने के। आईएमएफ से मुआहदा किसने किया था? पीटीआई की हुकूमत ने। डेफिनेटली अगर हम आईएमएफ के मुआहदे जो कि मुअत्तल हुआ पड़ा था उसको बहाल ना करते तो क्या पाकिस्तान आगे बढ़ सकता था? क्या हमें मल्टीलैटरल और जो दोस्त ममालिक है उनसे इमदाद मिल सकती थी? तो सर ये तो फिर पिछले कुछ अरसे से, पिछले 6 महीनों से जो प्रोग्राम मुअत्तल हुआ है, तो सर फिर ये क्यों मुअत्तल है? 8 महीने का नहीं मैं पूछ रहा। हाँ। मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ कि क्या कोई और ऑप्शन था कि ये ना करते? वो मुआहदा जो हमने नहीं किया, हाँ। उसकी शराइत हमने तय नहीं की, वो मुआहदा हो गया, वो हुकूमत पाकिस्तान ने किया, सब जो भी हुकूमत थी। अब उसको मुअत्तल करके खान साहब जाते जाते उसमें एक और तबाही फेर गए कि तेल के नर्ख बढ़ाने की बजाय कम कर गए, लोगों में पॉपुलर पॉलिटिक्स के लिए। उसके नतीजे में क्या हुआ? आज ये हुकूमत अगर वो काम वो स्टेप्स न लेती तो आईएमएफ के पैसे भी ना आते, चाइना भी आपको सपोर्ट ना करता, यूरोप भी आपको सपोर्ट ना करता, सऊदी अरब भी आपको पैसे ना देता, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे भी ना आते, तो क्या डिफॉल्ट करते? ये ऑप्शन था हमारे पास, बल्कि हमने अपना सियासी कैपिटल नुकसान पे डाला, हमने रिस्क पे लाके और चीजों को इस तरह चलाया कि ठीक है हमारा सियासी नुकसान होता है उससे,
हम उसको रिकवर कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को तो इस तबाही से बचाना है। ये तो बजाय इसके कि हमारा डिसक्रेडिट, तो हमारा क्रेडिट है। हाँ, ये बात तो हमने कहा था कि हम तल्ख फैसले करेंगे। हाँ। और तल्ख फैसले क्या, हमारी चॉइस के हैं। एक साथी जमातें जो लोगों से वोटों पे खड़ी होती हैं, क्या हमारे पास ये ऑप्शन था, चॉइस था कि हम लोगों को नाराज करें? हमने एक मजबूरी के तहत। ठीक है कायरे साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। ये इस वक्त जो पार्टियां धड़े बन रहे हैं, एमक्यूएम के धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है, बाप के लोगों को पीपल्स पार्टी में शमूलियत का कहा जा रहा है, इमरान खान कह रहे हैं कि सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के जोर पर हो रहा है। मोनस इलाही साहब कह रहे हैं कि पीडीएम हम पे दबाव डाला जा रहा है कि हम पीडीएम का साथ दें। एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट निशाने पे है। देखिए, आपने फरमाया कि एमकेएम के धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है, बाप पार्टी के लोगों को पीपल्स पार्टी में शामिल किया जा रहा है। आपने तो खुद एलिगेशन लगा दिया ना। ये मैंने इमरान खान, मैंने बाद में ये कहा कि इमरान खान ये कह रहे हैं। नहीं, आपने फरमाया कि उनको शामिल किया जा रहा है। अच्छा, रिफ्रेश करें अपना सवाल आप, फिर आप इसको से बाहर निकल जाए जी। और आप ये कहें कि इमरान खान ये कह रहे हैं। जी, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं। तो इसका जवाब सिंपल ये है कि खान साहब को बीमारी हो गई है, उनको पुरानी आदतों में पता है, दीगर जमातों से इस्टेब्लिशमेंट के अलावा लोग नहीं टूटा करते। हम वो जमाते हैं जिनसे लोग टूटे थे और ये हमारे ही गए हुए लोग हैं। अब उनको खान साहब की तरफ या किसी और तरफ उनको अपने हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे, तो वो बिल्कुल अपनी जमातों के अंदर अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। एमक्यूएम के धड़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं छोटी सी गुजारिश कर लूं। हाँ। जहाँ तक बाप का ताल्लुक है, बलूचिस्तान के अंदर क्योंकि जमातें बहुत कमजोर हैं और कबाइल और अफराद बहुत पावरफुल हैं, वहाँ अफराद जिस तरफ टिल्ट करते हैं, हालात देखते हैं, उसके साथ चलने का फैसला कर लेते हैं। एमकेएम के अंदर ये तवील अरसे से जब से एमकेएम मुसलसल इन्हितात का शिकार हुई है, कौमी इलेक्शन में भी और सूबाई इलेक्शन में भी और लोकल पार्टीज में भी, तो एमकेएम के अंदर उस लड़ाइयों के बाद उनकी सारी क़यादत को इस बात का इदराक था कि अगर हम इकट्ठे नहीं होते तो एमकेएम बतौर जमात जो है ये कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगी, बल्कि ये ग्राउंड उसके हाथों से निकल रही है। तो ये इदराक के तहत उन्होंने अपनी सर्वाइवल के लिए फैसला किया है। उसमें किसी तरफ से पीपल्स पार्टी इसको अपने लिए खतरा समझती है? बिल्कुल नहीं, हम पीपल्स पार्टी इस बात को वेलकम करती है। अगर कोई इकट्ठे होते हैं तो हमें तो इस बात की खुशी है। कौमी जमातों को तोड़ना कभी अच्छा नहीं होता। हम तो जमातों को जोड़ने की बातें कर रहे हैं, तो हम तो तोड़ने वाले हैं ही नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, वज़ीर मुआविन खुसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेरे साथ है। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान में अशराफिया लखपति से करोड़पति बल्कि अरबोंपति हो रही है, जबकि आम पाकिस्तानी लखपति से भी कखपति हो रहे हैं। मुल्क में बदहाली फैलती जा रही है, मगर ऐसे में एक तबका ऐसा भी है जिसकी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। जी हाँ, वो तबका है हमारे हुक्मरान और सियासतदान। ऐसा क्यों है कि एक ही पाकिस्तान में रहते हुए गरीब तर होता जा रहा है और उनके नाम पर सियासत करने वाले पार्लियामेंटेरियंस जिनके असासे चंद सालों में डबल से ट्रिपल होते जा रहे हैं। क्या ये है पाकिस्तान? मुल्की सियासत खिदमत है या सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श कारोबार? ये वो सवाल है जो इस वक्त हर पाकिस्तानी सोचने पर मजबूर है। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ज़ाहिर गिशकोरी ने उनकी खाली एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 2015 से लेकर 2020 तक यानी 5 सालों में अरकान असम्बली की मजमूई दौलत में 85% तक इजाफा हुआ है। कुछ कानून साज तो ऐसे भी हैं कि जिनके असासे तो डबल हो गए हैं, मगर इसी पाकिस्तान में एक आम पाकिस्तानी शहरी की आमदन $197 पर कैपिटा से भी कम हो गई है। क्या ये है पाकिस्तान? गुज़श्ता 5 सालों में 1170 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के मजमूई असासे 49 अरब से बढ़कर 91 अरब रुपए हो गए हैं। लेकिन इस दौरान मुल्क की हालत बदली, ना ही आवाम को सुख का सांस आया, मगर हुक्मरानों का मुकद्दर ज़रूर संवर गया है। क्या ये है पाकिस्तान? नाजरीन, अगर मुल्क के मकबूल तरीन सियासतदानों की हम बात करें तो पता चलता है कि कौम के कप्तान इमरान खान की एसेट्स में 5 सालों में 250% इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
इमरान खान के असासे 2017 में 4 करोड़ रुपए थे, जो 2019 में 14 करोड़ रुपए से जायद हो गए। अवाम कहाँ है यहाँ पर? साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और उनकी बीवी के असासों में 241% का इजाफा हुआ, जो 2014 में 7 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़ रुपए हुए। और अवाम इसमें सब में कहाँ है? साबिक वफाकी वज़ीर बरायाबी वसाइल उमर अयूब खान और उनकी बीवी के असासों में 2014 से 2019 के दौरान 203% इजाफा हुआ, जो 46 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.4 अरब रुपए पर पहुंच गए। शेख रशीद के असासों में 2014 से 2019 के दौरान 278% इजाफा हुआ। दस्तावेज़ात के मुताबिक 2014 में उनकी जानिब से 3.94 करोड़ रुपए के असासे ज़ाहिर किए गए, जो 2017 में 4.67 करोड़ रुपए तक पहुँच गए। अवाम कहाँ है? नाज़रीन, गरीब आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान देने की दावेदार जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से 2019 में 1.6 अरब रुपए के असासे ज़ाहिर किए गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के असासे 5% बढ़े, जो 2019 में 67 करोड़ रुपए और 2020 में 71 करोड़ रुपए हुए। लेकिन सितम देखिए कि सिंध में आज भी बच्चे नंगे पाँव हैं। लोग सस्ते आटे की कतार में अपनी जानें दे रहे हैं। शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज के असासों में 22% इजाफा हुआ, लेकिन आवाम की हालत तो यहाँ पर नहीं बदली। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी अहलिया के असासों में 14% का इजाफा हो चुका है, जो 2015 में 19 करोड़ थे, वो 2019 में बढ़कर 22 करोड़ और 60 लाख रुपए तक पहुंच गए हैं। मोनस इलाही के असासे 5 सालों के दौरान 114% बढ़े हैं। 2015 में उनके असासों की मजमूई मालियत 65 करोड़ रुपए थी, जो 2019 में 1.4 अरब रुपए हो गई। लेकिन ज़रई सूबे में आवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और उनके ख़ानदान के असासों में 2015 से 2019 के दौरान तकरीबन 376% इजाफा हुआ। 2015 में ये 25 करोड़ रुपए के असासे थे, जो 2019 में बढ़कर 1.2 अरब रुपए के हो गए। लेकिन आवाम आज भी तालीमी इदारों और मेयारी तिब्बी सहूलतों से बहुत दूर हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और उनके ख़ानदान के असासों में 7% का इजाफा हुआ। 2015 में उनके ज़ाहिद करदा असासे 27 करोड़ रुपए थे, जो 2019 में 29 करोड़ रुपए हो गए। लेकिन मुआशी बदहाली के बायस सूबे में स्ट्रीट क्राइम जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के असासे 2.4 अरब से ज़ायद हैं, मगर सूबे से लोग बेहतर रोज़गार के लिए दूसरे सूबों का रुख करने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, अवाम का दम भरते दीगर सियासतदानों को भी अगर हम देखें तो हालात मुख्तलिफ नहीं हैं। किसी के असासे 50% बढ़े तो किसी के 100% बढ़े। माहिरीन को खदशा है कि हमारे सियासतदान असासे ज़ाहिर करते वक्त भी सियासत से ही काम लेते हैं, मगर फिर भी ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते हैं। हुक्मरान तबके को बहुत मुबारक इस बात पर, मगर एक नज़र इसी पाकिस्तान में रहते आवाम पर भी डाल लें, जिनकी कम से कम आमदन आपने 25,000 रुपये तक मुकर्रर की है। लेकिन क्या ये इनको मिल भी रही है? कम होती आमदन, बढ़ते हुए अखराजात के 27 शहरियों की खबर आखिर कौन लेगा? मैं बात करूंगी, मुझे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जाहिद गिशकोरी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपका। जाहिद, जब सियासतदानों से हम ये सवाल करें तो वो सबसे पहले यही सवाल उठाते हैं कि आपके पास इस चीज़ का क्या प्रूफ है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है कि उनके 3.5 पौने 4 साल के दौर में किसी ने 1 रुपए की भी करप्शन की हो या किसी ने पैसा बनाया हो। तो ये जो आपकी स्टोरी है बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, क्या इस पर किसी ने सवाल उठाए? एक तो शाजिया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका रेगुलर व्यूअर भी हूँ, एज ए रिपोर्टर मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ। आप खूबसूरत स्टोरीज लाती हैं इस तरह की। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है इस स्टोरी के लिए, आपने डिटेल दी है, उस पर जो काफ़ी और डिटेल्स हैं जो सवाल उठाती हैं, मैं उसको थोड़ा सा वजाहत या इसको गहराई में ले जाता हूँ आपके नाजरीन के लिए भी, और आपके जो दूसरे लोग देख रहे हैं जिन्होंने, अगर वो समझती हैं इन पे एक्शन हो सकता है तो वो कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में जो ये मेरी इन्वेस्टिगेशन थी, इस पे पूरा मुझे 1 साल लगा है। जो समाज टेलीविजन का जो इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, मैं उसको हेड कर रहा हूँ और स्टोरी पे काम कर रहा था। तो आप पब्लिक डोमेन में मैंने अपनी पहली स्टोरी दी है। मैं कुछ आगे आपको मजीद मालूमात देना चाहता हूँ। इसमें 311 मेंबरान पार्लियामान ऐसे हैं जिनके जो कि 27% पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं और उन्होंने बताया है कि 22 अरब रुपए का वो बिजनेस करते हैं।
जो कि पार्लियामान के मेंबर भी हैं और बिजनेस कर रहे हैं, जो कि बज़ाहिर एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। उसमें 29 ऐसे मेंबरान पार्लियामान हैं जो अरबपति हैं और 7 मेंबरान गुज़श्ता 4 माली साल में अरबपति बने। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने वजीर बनने के बाद या MNAs बनने के बाद, MPAs बनने के बाद ज्यादा पैसा कमाया हो? बिल्कुल कुछ ऐसे नहीं है, बल्कि अगर आप 60% का मवाजना करें जिनके पैसे बढ़े हों, जैसे मैं मिसाल दे देता हूँ आपको, मोने सिलाही एक काफी चोटी के सियासतदान हैं, उनके असासे जिस तरह आपने भी बता दिया 65 करोड़ से 1 अरब 40 करोड़ तक पहुंच गए इन 5 माली साल में। हैदर खान होती हैं जिनके असासे 247% बढ़े हैं, वो वजीर आला रहे हैं KPK के, वो भी करोड़पति से अरबपति बने हैं। 1 अरब 20 करोड़ रुपए उनके, अगर आप असासों का वो देखें जाविया बनता है, पूरा ओवरऑल जो साइज है। इसके अलावा जो दूसरे लोग, तो मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे भी हैं जिस तरह वजीर आला बलोचिस्तान है अब्दुल कदूस बिजन, जो उन्होंने बताया है कि 2015 का जो माली साल था उसके पास सिर्फ जो ओवरऑल मजमूई जिनकी दौलत थी वो सिर्फ 5 लाख। आप सोचिए जरा कि यही मैं आपसे पूछने लगी हूँ, ये तो वो हमारे सामने है, ये आपके सामने हमारे सामने आए हैं जो सबमिट किए गए हैं। इनके कद काठ देखकर तो ये बड़े बिल्कुल बहुत कम लगते हैं, ये जो हमारे सामने ये सारी अमाउंट आई है। जहाँ तो ऐसे भी मेंबरान हैं जिनको दुबई में खूबसूरत विले गिफ्ट किए गए हैं, जिस तरह अख्तर मेंगल साहब हैं, सीनियर सियासतदान है बलोचिस्तान से, उनके 54% असासे बढ़े और उनको एक गिफ्ट मिला है वहाँ दुबई में, एक फ्लैट जो है खूबसूरत। और ये जो उन्होंने बताया वज़ीर आला बलोचिस्तान जो मौजूदा है कि 5 लाख, और अभी उसके बाद मजमूई दौलत जो है वो 30 लाख है। लेकिन वो कदूसी माइनिंग कंपनी जो बलोचिस्तान के ज्यादातर सियासतदान हैं, उनकी माइनिंग एक्सप्लोर कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो एक्सप्लोर करती हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कारोबार ही या नए बिजनेस भी जो है वो पार्लियामेंटेरियंस बनने के बाद शुरू किए हों, वजीर बनने के बाद शुरू किए हों, नए बिजनेस को हाथ डाला हो। खूबसूरत क्वेश्चन क्या है आपने। इसमें जो उमर अयूब खान हैं, सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके असासे जिसका आपने भी बताया कि अब वो 1 अरब 40 करोड़ तक पहुंच गए हैं। उन्होंने अपना बिजनेस जो शुरू किया है, और मैंने इनको लिखा था, उमर अयूब खान साहब, मेरी बात भी हुई थी, इन तमाम लोगों से मैंने मौक़िफ़ लिया था बेसिकली, जो कि 50 से ज़ायद हैं, 100 के करीब लोग हैं मेंबरान पार्लियामान। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक कंपनी शुरू की जो कि पावर प्रोड्यूसिंग जो है, जो कि बिजली वगैरह चीज़ें प्रोड्यूस करती है, जो कि खुद अगर आप देखें इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस भी भेजा था। उन्होंने पूछा था कि आपके असासे यकदम से ये 200% से ज़ायद कैसे बढ़ गए हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो मुझे भी उन्होंने शेयर किया। तो वो अगर आप देखें, उमर अयूब खान काफी अर्सा तक वाटर एंड पावर के मिनिस्टर हैं, आपको मालूम है, पिछले रजीम में भी थे, इससे पहले गवर्नमेंट में भी थे। तो हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने गलत तरीके से इतने असासे बढ़ गए, लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आप कहें, या बहुत सारे इस तरह। ये तो एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे पास और मिसालें हैं। जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक MNA हैं एहसानुल हक, वो ज्यादातर अपना कारोबार वहाँ दुबई में करते हैं और उनके असासे 5 अरब से जायद थे, और अभी भी 4 अरब 70 करोड़ से जायद हैं, और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बिजनेसेस किए हुए। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक और चीज़ बताएं जाहिद, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा हैरानकुन चीज़ ये है कि इमरान खान तो कोई बिजनेस भी नहीं करते हैं, उनका तो कोई कारोबार भी नहीं है। जिस तरह वो कहते हैं कि मेरी तो ना तो कोई शुगर मिले हैं, ना तो मेरी कोई फैक्ट्रियां हैं, ना मैंने मिलें लगाई हुई हैं, तो फिर भी उनके असासे बढ़े। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक उनके असासे फिर कैसे बढ़े? उनका तो कारोबार भी नहीं है। के तो असासे शाविया उस वक्त बढ़े हैं 250% जब वो वजीर आजम बने। वही तो कह रही हूँ, उनके कोई असासे नहीं बढ़ रहे थे। 2017, 18, 19 में
जो 20 तक उनके असासे देखें, जो वजीर आजम बनने का दौरानिया है, तो 10 करोड़ उनके, यानी कि आप देखें 4 करोड़ उसके रहे। कुछ तोहफा शोफों में बढ़ गए होंगे। एक चीज देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि असासे बढ़ रहे हैं, यानी कि स्पीकर मेंबर पार्लियामान 42 अरब रुपए के असासे बढ़े हैं गुज़श्ता 5 माली साल में, जो कि 3 करोड़ 85 लाख के लगभग ही पार्लियामान का हिस्सा बनता है। वो इतना अमीर हुआ, उसके बाद इतनी दौलत आई है। लेकिन 2018 में ये तमाम पार्लियामानी जो अफराद हैं, जो 1170 के लोग हैं, ये टैक्स देते हैं 1 अरब 60 करोड़ का। आप देखिए असासे इनकी ऑलमोस्ट 85% बढ़ते हैं, और फिर टैक्स का जो रेशियो है वो 62% कम हो जाता है। टोटल 98 करोड़ पे करते हैं 2019 में। पहले 1 करोड़ 60 लाख पे किए 2018 में, और 2019 में सिर्फ 98 करोड़ अदा किया है। और 161 ऐसे मेंबरान तो क्या ये ऐसी स्टोरीज करते हुए, ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए आप पे कोई प्रेशर भी आता है, या कोई कहता भी है कि ये गलत है ना करो, या कुछ आपको भी कोई धमकाने की, इस तरह की कोई होता है आपके साथ भी ये स्टोरी स्पेशली करते हुए हुआ? देखिए, वो मैं आपको, ये भी एक आपका अच्छा सवाल है। मैंने इन तमाम पार्लियामान के मेंबरान को लिखा था, ईमेल के जरिए खत लिखे, इनको व्हाट्सएप किए, क्योंकि मैं जिनके सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस भी भेजे हैं, या FBI ने नोटिस भेजे हैं, मुझे अपने ज़राए से जब पता चला, जो डायरेक्टोरेट और इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस FBI का एक यूनिट है, या पाकिस्तान के दूसरे इदारे हैं, या इलेक्शन कमीशन की पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है, क्योंकि ये गैर मामूली असासे बढ़ने का तनासुब है, और साथ बहुत झोल है FBI में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिक्लेरेशन में। तो इन सबको मैंने लिखा, मेरे को बहुत ज्यादा प्रेशर था, इसमें कोई शक नहीं अभी भी है, और ये पहली प्रोजेक्ट स्टोरी है। आगे जाकर मुझे मौका मिलता है पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन देने का, क्योंकि ये 191 अरब नहीं है शाजिया, ये 300 अरब रुपए से जायद के असासे इनके पास हैं, और डिफरेंट लेयर में मौजूद हैं। मतलब कि एक चीज़ तो बिल्कुल ये साबित हो गई, हमें तो खैर पता था, आवाम को भी पता चल चुका है कि सियासत बजाते खुद एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कारोबार है। ये बाकी कारोबार को, जो आपके दूसरे कारोबार होते हैं, उनको चमकाने के लिए, या उनको जो है ना वो तरक्की देने के लिए ये चाबी है सियासत के बजाते खुद एक। तो बड़ा ज़बरदस्त कारोबार बनाया हुआ हमारे सियासतदानों ने, सियासत को बजाय इसके कि आवाम की खिदमत करें और आवाम पर ख़र्च करें, इनके असासे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जाहिद किशकोरी साहब, हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दें हमें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।